अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक लेक्चर आपके सामने डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ लाइट। ये लेक्चर नंबर 5 है इस सीरीज का। अगर हम देखेंगे, हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी है। अगर हम देखेंगे हाइजीनिस प्रिंसिपल के मुताबिक जो लाइट है ये एक मीडियम में ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हम कह सकेंगे कि हाइजीन के कंसेप्ट के मुताबिक उसने दिया वेव नेचर ऑफ लाइट। लेकिन बाद में जो हेनरी हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि लाइट का कौन सा कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर। जब उसने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो बाद में डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी आया, डी ब्रॉगली आया। तो आज हम फाइनली अब देखेंगे लाइट को हम डिफाइन कैसे करें, यानी डेफिनेशन ऑफ लाइट आज हम देखेंगे। यहां पे अगर हम लाइट को डिफाइन करेंगे, light is basically, it is electromagnetic wave, it is electromagnetic, it is electromagnetic transverse wave, it is electromagnetic transverse wave of wavelength 400 to 700 nanometers, which possess energy and has ability to produce sensation of sight or vision। तो ये अब डेफिनेशन बन गई है जो कि हमें याद रखना है। दैट इज लाइट, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है। पहला वर्ड इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी ये वर्ड, यानी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव ऑफ वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर्स, विच पॉजेस एनर्जी, इसमें एनर्जी होती है, एंड हैज एबिलिटी, और सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, टू प्रोड्यूस, किसकी, टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। यानी ये अब डेफिनेशन बन गई लाइट की, यानी इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को देखेंगे। यहां पे लाइट चली गई, पहले हम वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को देखेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर हो, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी लाइट क्या है बेसिकली, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें दोनों है। एक तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये ऑसिलेट करते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऑसिलेटिंग होते हैं ये, ऑसिलेटिंग फील्ड्स। पहला पॉइंट है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है यहां पे ट्रांसवर्स वर्ड। ट्रांसवर्स का मतलब होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स और वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी परपेंडिकुलर होंगे। यानी जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होते हैं, लाइट की डायरेक्शन या लाइट की प्रोपेगेशन
के परपेंडिकुलर होते हैं ये कौन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इस वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये है यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेव, जिसमें वेव जिस तरफ से वेव ट्रेवल कर रही है। और ये क्या है, वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग, ये परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं किसको, इस डायरेक्शन ऑफ वेव को। इस वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट ट्रांसवर्स वेव डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, यानी लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, या एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में। यानी फॉर एग्जांपल सन टू अर्थ जो लाइट आ रही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और जो वेव लेंथ है लाइट की वो कितनी है, 400 to 700 नैनोमीटर्स। यानी जो इसकी वेव लेंथ हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स एंड ट्रफस, या तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के दरमियान ये वेव लेंथ होगी, या तो ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफस के दरमियान होगी। जैसे कि यहाँ पे ये भी वेव लेंथ डिनोट करेगी लैम्डा, ये भी वेव लेंथ डिनोट करेगी लैम्डा। और ये जो लैम्डा है इसका लाइट का, ये है 400 to 700 नैनोमीटर्स, ये वेवलेंथ है लाइट की 400 to 700 नैनोमीटर्स, विच पॉजेस एनर्जी। इसके बाद वर्ड है एनर्जी, यानी लाइट में एनर्जी होती है क्योंकि इसमें जो फोटॉन्स होते हैं, जो हमने कल देखा है फोटॉन्स, इनकी जो एनर्जी होती है E, वो किसके बराबर होती है, H न्यू, और E is equal to H F, where nu is the intensity, F is the frequency, H is Planck's constant, E is energy। तो which possess energy, एक इसमें क्या होती है एनर्जी, और होती है एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। जब यही लाइट हमारे रेटिना तक पहुंचती है, वहां पे फिर क्या बनती है, इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, किस पे, रेटिना पे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये बन गई अब डेफिनेशन ऑफ लाइट, यानी इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव ऑफ वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर्स विच पॉजेस एनर्जी, एक इसमें एनर्जी होती है, एंड हैज एबिलिटी, इसके पास ये सलाहियत होती है टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट और विजन, इससे हम कोई भी चीज देख सकते हैं। अब देखेंगे वर्ड एनर्जी इसमें कैसे है। इस वर्ड एनर्जी को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, इसको मैं इलाबरेट करूंगा यहां से, यू कैन लुक हियर दैट लाइट में एनर्जी कैसे है, ये हमें कैसे पता चलेगा। लुक हियर दैट, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो पहला रो है, जो पहली रो है डाउन द ग्रुप, उसमें पहले आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबीडियम, फिर आता है सीजियम, फिर आता है फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इनको हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। मुझे एक्सप्लेन करना है कि लाइट में एनर्जी कैसे है। तो अगर हम देखेंगे, जब भी हम डाउन द ग्रुप चलते हैं पीरियोडिक टेबल को, जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इसका मतलब अगर लिथियम के पास इतना बड़ा एटम है, सोडियम के पास इतना बड़ा होगा, पोटेशियम के पास इससे बड़ा होगा, रुबीडियम के पास इससे बड़ा होगा, सीजियम के पास इससे बड़ा होगा, फ्रांसियम के पास इससे बड़ा होगा। अगर हम देखेंगे ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अगर हम सोडियम को देखेंगे, इसका 11 एटॉमिक नंबर है, अगर पोटेशियम को देखेंगे इसको 19 एटॉमिक नंबर है। यानी डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
जो ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब है इस एटम के पास अब ज्यादा ज्यादा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अराउंड एन एटम, जो जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अराउंड द एटम। तो जो ही एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, इससे क्या होता है, अगर हम पहले देखेंगे एक पॉइंट यहां पे, अगर हम लेंगे कि फॉर सोडियम को, सोडियम, ये सोडियम है फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम के पास फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रॉन एक है सोडियम को फॉर एग्जांपल, और लूंगा मैं यहां पे सीजियम, सीजियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और इसका जो एटॉमिक साइज भी होगा वो भी ज्यादा होगा। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन काफी क्लोज है किसको, न्यूक्लियस को। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर है, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, क्योंकि सीजियम का साइज ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू सोडियम। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, ये इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम देखेंगे इसका मतलब, जो ही हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, इसका मतलब जो इस न्यूक्लियस तो डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस को डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दो चार्जेस के दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दो अनलाइक चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस के पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन अदर वर्ड्स हम बोल सकेंगे इनके दरमियान इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड एटम, एंड इन अदर वर्ड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, यानी इनके दरमियान इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगा। लेकिन ये फोर्स इस पे कम होगा, इस पे ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्लोज है न्यूक्लियस को, ये ज्यादा दूर है न्यूक्लियस को। एज ए रिजल्ट हम ये बोल सकेंगे दैट जो ही हम डाउन द ग्रुप उतरते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। इससे क्या होता है, अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल यहां पे ये जो सीजियम है, सीजियम ये इसके ऑर्बिटल्स है फॉर एग्जांपल, दीज आर द ऑर्बिटल्स ऑफ सीजियम। इसका मतलब जो ही मैं डाउन द ग्रुप आता हूं, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाइंड नहीं होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि इस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। क्यों ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन काफी दूर है न्यूक्लियस से, और जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर ऑर्बिटल में, ये इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स को क्या करते हैं, बैरियर बनाते हैं। जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव फोर्स होना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन पे, वो उतना ज्यादा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। क्यों, रीजन क्या है,
एक तो ये इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, दूसरा रीजन ये है दैट जो ये इनर ऑर्बिटल्स है ये दिखाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ये बीच में आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन इसके मिडल में ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये बैरियर बनाते हैं, ये इसके फोर्स को इस पे आने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड होता है। क्या होता है? लूजली बाउंड। ड्यू टू, रीजन क्या होता है? ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो लाइट में एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू, वायर न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो जो एनर्जी हमें निकलेगी वो हमें निकलेगी E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये एनर्जी होती है किसकी? फोटॉन की, एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन। जो ही फोटॉन्स आते हैं सन से, क्या होता है? जो ही फोटॉन्स आते हैं सन से, अगर फॉर एग्जांपल सन है यहां पे, इससे जब बीम ऑफ फोटॉन्स आते हैं, ये फोटॉन्स पढ़ते हैं, ये है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन पे ये पड़ता है और इस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर करता है इससे। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत कम है, वीक है। रीजन मैंने बोला, दूर है न्यूक्लियस से, और जो इनर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या दिखाते हैं? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो करंट। द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द लाइट व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो करंट। इससे पता चलता है दैट लाइट में कुछ चीज है, समथिंग है जिसने इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं, बीम ऑफ फोटॉन। इनके पास एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है जिसको क्वांटम हम बोलते थे, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। तो जो ही सन से ये फोटॉन्स आए, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, इसको हम बोलेंगे फोटो करंट। लेकिन डाउन द ग्रुप और एक चीज डिक्रीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, ऑफ ए मेटल। वर्क फंक्शन का मतलब होता है द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required to remove electron from metal surface, metal surface। यानी द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो सीजियम के पास वर्क फंक्शन कम होती है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसको कम ही एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था, इसने एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी दी, दैट इज जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें इसने बोला जो ये फोटॉन है, इस फोटॉन के पास जो एनर्जी है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द फोटॉन, जो ये फोटॉन है इसके पास जो एनर्जी है दैट इज E, जो किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर है। ये स्पेंड होती है दो चीजों में, यानी जो फोटॉन एनर्जी लाता है फ्रॉम सन, ये इस्तेमाल होती है दो चीजों में। एक तो ये होती है इस्तेमाल टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिसको हमने बोला है वर्क फंक्शन। एक लगती है ये फोटॉन की एनर्जी किसको? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, प्लस 1/2 ऑफ mv²। दूसरा लगती है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या देने में? काइनेटिक एनर्जी देने में। एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है, दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को फिर एनर्जी देनी है, इसको चलाना है। तो द एनर्जी possessed by the photon is spent into two things. First, to just eject the electron from the metal surface, metal surface से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना, and to give the kinetic energy of this electron,
इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसके मुताबिक जो फोटोन के पास एनर्जी है दैट इज स्प्लिटेड इनटू टू थिंग्स, एक टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, नंबर सेकंड टू गिव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ को प्लॉट करूंगा, क्योंकि क्लास 10th का है उतना मैं डीप नहीं जा सकता हूं यहाँ पे। अगर मैं ग्राफ अब प्लॉट करूं फोटो करंट और इंटेंसिटी के दरमियान, ये है फोटो करंट और ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहले अगर हम देखेंगे ये ग्राफ ऐसे आता है, यहां मैं कलर्ड पेन का इस्तेमाल करूंगा। ये ग्राफ ऐसे आता है, फिर ये ग्राफ ऐसे चढ़ता है, फिर कांस्टेंट रहता है, बाद में ये फॉल भी हो जाता है। इस ग्राफ से ये पता चलता है, फॉर एग्जांपल ये जो ओ ए रीजन है, ओ ए बी, दिस इज सी। इस ग्राफ से क्या पता चलता है, इस ग्राफ को मैं थोड़ा बहुत यहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। ये जो ओ ए है, ओ ए का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी का वैल्यू कुछ है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसे ही इंटेंसिटी का कुछ वैल्यू है, लेकिन जो फोटो करंट है उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आ रहा है। ठीक, इस ग्राफ से यही पता चलता है फ्रॉम ओ टू ए। इसका मतलब है ये वो इंटेंसिटी है बिलो विच इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस। The minimum energy required to remove the electrons from the metal surface is called a work function. अगर मैं देखूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ये वो इंटेंसिटी है बिलो विच फोटो करंट इज नॉट पॉसिबल। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, यहां पे एक वर्ड आ जाएगा दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो करंट इज नॉट पॉसिबल। द फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट below which photo current is not possible. Photo current is not possible. ये वो फ्रीक्वेंसी है इसमें फोटो करंट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि जो ही शाम का टाइम हो जाएगा, जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं ये फिर चार्ज नहीं करते हैं बैटरी या एनी अदर थिंग को, या जब सुबह का टाइम होता है, फॉर एग्जांपल जब सनलाइट नहीं पड़ती है अच्छे से पूरे से, तो पहले जो सुबह का टाइम होता है उस टाइम जो हमारे फोटो प्लेट्स होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि लाइट के पास उतनी इंटेंसिटी नहीं होती है कि वो क्या यहाँ पे फोटोन को इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा मेटल सरफेस से, क्योंकि इन फोटॉन्स के पास उतनी एनर्जी उस टाइम नहीं होती है कि ये मेटल सरफेस से क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। फिर क्या होता है, जो ही टाइम चलता चलता जाता है तो इस फोटो करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। यानी यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो करंट को, बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो करंट को। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट भी होता है। वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज हो जाता है विद इंटेंसिटी। एक टाइम आता है इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, जो ये अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये कांस्टेंट हो जाती है, और जो फोटो करंट है इसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ फोटो करंट कांस्टेंट। इंटेंसिटी चल रही है लेकिन जो फोटो करंट है इसका वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब है अब जितनी फोटॉन्स इस मेटल पे पड़ते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 फोटॉन्स पड़े इस मेटल पे, ये 100 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करेगा। अगर 90 फोटॉन्स इस मेटल पे पड़े तो ये 90 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करेगा। तो इसका मतलब है फ्रॉम बी टू सी ये दिखाता है कांस्टेंट फोटो करंट, कांस्टेंट फोटो करंट। अब बाद में इस ग्राफ को इलाबोरेट अगर हम करेंगे
बाद में ये ग्राफ फिर फॉल हो जाएगा, ये यहां तक आएगा 0 तक जब शाम का टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब जो फोटो करंट का वैल्यू है वो फिर से 0 बन जाएगा। दिस वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ लाइट। तो इससे पता चलता है कि लाइट में कुछ है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और जो फोटोन है, फोटोन भी एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल जब पार्टिकल को बाहर करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।